ओके दोस्तों, तो यंग्स मॉड्यूलस के बाद उसी के साथ रिलेटेड हम एक नया चीज डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलते हैं पॉइजॉन्स रेशियो। राइट, व्हाट इज पॉइजॉन्स रेशियो? क्या होता है समझो। जो अगर मान लो हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है, ये वाले रॉड को मैं लॉन्गिट्यूडनली खींच रहा हूं, तो फोर्स जो लग रहा है वो है मान लो F। राइट, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो लेंथ है ये अगर L है तो इसका लेंथ पे डेफिनेटली चेंज आ जाएगा बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा L। लेकिन साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है, मैं लेंथ को अगर बदलूंगा तो रॉड जो है वो मेरे लॉजिकली थोड़ी सी पतली होती रहेगी या नहीं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसका रेडियस को अगर मैं मान लेता हूं R, तो इसका रेडियस पे भी डेफिनेटली चेंज आएगा बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा R। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं लेंथ पे चेंज करता हूं डेल्टा L, राइट, तो मेरा रेडियस पे भी डेफिनेटली चेंज आएगा डेल्टा R। इसमें एक बात ध्यान देना, अगर मेरा डेल्टा L ग्रेटर देन 0 होगा तो लॉजिकली डेल्टा R मेरा लेस देन 0 होगा, यानी मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो मेरा रेडियस घटेगा। एंड डेल्टा L अगर लेस देन 0 होगा, यानी मैं लेंथ को कम करने का कोशिश करूंगा, तो लॉजिकली ये रॉड मेरी मोटी हो जाएगी, तो डेल्टा R जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। यानी डेल्टा L और डेल्टा R इन दोनों का साइन जो होगा वो लॉजिकली हमेशा उल्टा होने वाला है। यानी मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेडियस जो है वो मेरा कम हो जाएगा, और लेंथ घटाऊंगा तो लॉजिकली मेरा रेडियस बढ़ जाएगा। राइट, तो अब मैं यहां पर दो टाइप का स्ट्रेन डिफाइन करूंगा। एक है मेरा लैटरल स्ट्रेन को रेडियल स्ट्रेन भी बोलते हैं, एंड लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज डेल्टा R बाई R। और दूसरा एक स्ट्रेन हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द longitudinal strain, and longitudinal strain will be equals to delta L by L. Okay, so Poisson's ratio कैसे डिफाइंड है? वो है सिग्मा, एंड दैट इज डिफाइंड एज minus times delta R by R upon delta L by L. It is the ratio of the lateral strain or the radial strain divided by the longitudinal or the axial strain. इस रेशियो को हम बोलते हैं Poisson's ratio, that is sigma। अच्छा, आगे ध्यान देना, एक माइनस साइन है। माइनस साइन क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है, साइन ऑफ डेल्टा R एंड डेल्टा L आर ऑपोजिट। ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले ही बात किए हैं, जो एक दूसरे का साइन जो होगा वो हमेशा एक दूसरे का उल्टा होगा। माइनस साइन इज एडेड, minus sign is added to make sigma a positive quantity। सिग्मा को पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने के लिए हमें आगे से एक माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा। राइट, अच्छा, फॉर नॉर्मल मटेरियल्स जो मेरा सिग्मा है दैट लाइज बिटवीन 0 to 0.5, ठीक है। बट इंजीनियरिंग में आगे जाके हमें मालूम पड़ेगा एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होते हैं, वो हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, बट थ्योरेटिकली
यानी ऐसे कुछ सब्सटेंस होता है जिसका लेंथ और रेडियस दोनों हमारा साथ में इंक्रीज करता है, बट थियोरेटिकली सिग्मा लाइज इन द इंटरवल ऑफ -1 to 0.5. सिग्मा कैन बी नेगेटिव थियोरेटिकली, बट हम वैसा कोई भी मटेरियल को लेके बिल्कुल भी डील नहीं करने वाले हैं। हमारे जो मटेरियल होंगे वो तो बहुत प्यारे मटेरियल होंगे, ठीक है, जिसमें लेंथ और रेडियस में जो रिलेशन यहां पे लिखा हुआ है वही रिलेशन एग्जिस्ट करने वाला है। तो अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन करते हैं। एज्यूमिंग no volume change, assuming no volume change in a cylindrical rod, assuming no volume change in a cylindrical rod, calculate sigma, right? कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो हमें सिग्मा जो है वो कंप्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, तो जो सिलेंडर है उसका लेंथ हम मान लेते हैं L और जो रेडियस है वो मान लेते हैं R। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर H। जो वॉल्यूम है वो मेरे पास कितना आने वाला है, पाई आर स्क्वायर H। सो लेट्स टॉक लॉग। तो मेरे पास क्या आएगा, ln v इक्वल्स टू ln पाई प्लस 2 ln r प्लस ln h। ओके, नाउ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो सिंपल सी बात में क्या बोल सकता हूं, डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं, 0 इक्वल्स टू ln पाई अगेन अ कांस्टेंट प्लस 2 इंटू dr बाई r प्लस ये लेंथ L था, सॉरी, प्लस dl बाई L, ये मैं लिख सकता हूं, राइट। तो ऑब्वियसली बात है चेंज हम जानते हैं बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, तो d को हम डेफिनेटली डेल्टा जो है वो लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा L बाई L दैट इज इक्वल्स टू 0। यानी सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा r बाई r डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई L दैट इज इक्वल्स टू -12। और ये अगर -12 मेरे पास आ गया है तो सिंपली मैं लिख सकता हूं सिग्मा जो है वो आ जाएगा 0.5। और जो लोग सिग्मा 0.5 फॉलो करता है उनको हम बोलते हैं आइडियल मटेरियल्स। जो लोग सिग्मा 0.5 फॉलो करता है उनको हम बोलते हैं आइडियल मटेरियल्स। बट ऑब्वियसली बात है कोई भी मटेरियल 100% आइडियल तो नहीं होता है, तो सिग्मा थियोरेटिकली 0.5 हो सकता है सॉरी, बट प्रैक्टिकली एग्जैक्टली 0.5 कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो होता है वो होता है 0.48 के आसपास, एग्जैक्टली 0.5 तो कभी भी हिट नहीं करता है। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, लेट सिग्मा इक्वल्स टू 0.4, सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.4। अब क्या बोला है, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2%। अगर मैं लेंथ को 2% से बढ़ा दिया, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमारा कितना परसेंट चेंज होने वाला है
वो चीज हमें निकालनी है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, सिग्मा दे रखा है कितना 0.4 और मेरे पास और एक इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू 2%। एक्चुअली 2/100 लिखना चाहिए, मैं परसेंटेज में लिख रहा हूं 2%। ओके, और सिग्मा जो है वो कितना होता है? माइनस डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ओके, नाउ डेल्टा एल बाई एल जो है वो मेरे पास कितना दे रखा है? 2%। तो 0.4 माइनस डेल्टा आर बाई आर अपॉन 2%, तो डेल्टा आर बाई आर मेरे पास आ जाएगा -0.8%, यानी मेरा रेडियस जो है वो 0.8% से डिक्रीज करने वाला है। जो मेरा रेडियस है वो 0.8% से डिक्रीज करने वाला है। तो अब दोस्तों ध्यान दो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एल, तो ln v मेरे पास क्या आ जाएगा? ln पाई प्लस 2 ln r प्लस ln l। मैं लिख सकता हूं। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? dv बाई v इक्वल्स टू 0 2 टाइम्स dr बाई r प्लस dl बाई l। ओके, समझ में आया? सो नाउ फॉर स्मॉल चेंज में d को डेल्टा लिख सकता हूं, तो डेल्टा v बाई v इज 2 टाइम्स डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा l बाई l, दैट इज डेल्टा l बाई l कितना दे रखा है? 2%। सो 2% माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 0.8%, तो यह कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1.6, 2 minus 1.6 is definitely 0.4. So साथ साथ देख सकते हैं डेल्टा v बाई v मेरा पॉजिटिव आया है। सो व्हाट आई विल राइट, मैं बहुत सिंपली लिखूंगा वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 0.4%। यह है मेरा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट। तो पॉइजन्स रेशियो अगर हमें दे रखा है तो हम ये निकाल सकते हैं, जो कोई एक बॉडी का इलॉन्गेशन के कारण उसका वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है। तो बेसिकली पॉइजन्स रेशियो सिलिंड्रिकल बॉडीज के लिए, हम बेसिकली सिलिंड्रिकल का केस ही कंसीडर करते हैं, बाकी डिफाइंड सबके लिए होता है, बट वो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, डिफाइंड बहुत सारी चीजों के लिए होती है, बिल्कुल भी हम नहीं सोचेंगे। सिलिंड्रिकल बॉडीज के लिए हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी द स्ट्रेन इन द लेंथ एंड द वॉल्यूम स्ट्रेन, इन दोनों के बीच में अगर मुझे रिलेशन बनानी है, देन बहुत सिंपल सी बात है, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉइजन्स रेशियो एंड द बेसिक एप्लीकेशन। इसके आगे हमारा काम का नहीं है। वो इंजीनियरिंग में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग लोगे तो इन दैट केस आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसके आगे हमारे 11th-12th के सिलेबस में नहीं है पॉइजन्स रेशियो। इसी के साथ हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रिलेटेड सारे के सारे चीजें समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बाद हम नेक्स्ट जिस चीज को लेकर डिस्कशन चालू करेंगे, दैट इज कॉल्ड shear stress. That is called shear stress. Now, what is a shear stress? shear क्या हो सकता है, क्या होता है बेसिकली? shear exactly क्या होता है? कोई भी एक सरफेस पे टेंजेंशियली फोर्स लगाते हुए अगर हम उस बॉडी के दोनों सरफेस के बीच में एक स्लिपिंग करवाने का ट्राई करते हैं, तो वैसा फोर्स को हम बोलते हैं shear फोर्स। यानी अभी तक हमारा लॉन्गिट्यूडनल में अलोंग द लेंथ, यानी हम इस तरीके से खींच रहे थे, जो फोर्स हम लगा रहे थे, इट इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल फोर्स और अ परपेंडिकुलर फोर्स।
वहीं पर अगर मैं बॉडी के सरफेस के अलोंग में फोर्स लगाने का ट्राई करूं, तो इन दैट केस जो हम फोर्स लगाते हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो जितना काम का चीज है उतना हम देख लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगानी है। क्या है शियर स्ट्रेस? ध्यान देना, यह है हमारे पास एक बॉडी जो एक ग्राउंड पे रखा हुआ है। एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। इसका लेंथ जो है वो है L, ये वाला हाइट जो दिया हुआ है। इसका ये वाला सरफेस को मैंने रिवेट कर दिया हूं ग्राउंड के साथ, यानी यहां से वो हिल नहीं सकता है। जो एरिया हमें दिख नहीं रही है, बेसिकली वो ऐसे बोर्ड के अंदर का एरिया जो है, जो हमें दिख नहीं रही है, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है मेरा ए। अब मैंने क्या किया? मैंने अब सिंपली एक काम किया, इस सरफेस के अलोंग मैंने एक फोर्स अप्लाई किया F, राइट। तो जैसे ही मैं उस फोर्स को अप्लाई करूंगा, तो फोर्स का एप्लीकेशन के कारण जो ऊपर का सरफेस है, द अपर सरफेस विल मूव रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस तो मेरा चिपकाया हुआ है, तो वो तो मूव नहीं कर सकता है, लेकिन जो मेरा अपर सरफेस है वो फोर्स के डायरेक्शन में डेफिनेटली मूव करेगा। सो लेट्स सी, मैं इसका साइड व्यू ले रहा हूं बेसिकली। यहां पर मेरा ये चीज ऐसे बन जाएगा, राइट। और ये वाला जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा, मान लो है थीटा, यानी द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट between the two surfaces, the relative displacement between the two surfaces is equals to say theta in angular terms। और वैसे linear terms में ये मान लो बहुत छोटा एंगल से, छोटा डिस्टेंस से आगे बढ़ता है, say that is delta L। डेल्टा एल और थीटा में रिलेशन आगे देखेंगे, ओके। तो द फोर्स एक्टिंग along the surface, the force acting along the surface is called shear force, ठीक है, समझ में आया? So the force acting along the surface is called the shear force। तो फोर्स F है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो shear stress कितना आ जाएगा मेरे पास? shear stress will be simply equals to F by A। जो shear stress होगा वो सिंपली कितना होगा? F by A। और जो shear strain होगा that is defined as the angular displacement that is equals to theta। तो theta is the shear strain and F by A is the shear stress। तो simply according to the Hooke's law मैं क्या लिख सकता हूं? According to Hooke's law we know that stress is proportional to strain। Stress will be proportional to strain। तो हम यहां पर डिफाइन करते हैं क्या? coefficient of rigidity eta, that is shear stress by shear strain, that is F by A upon eta।
So that's the way the coefficient of rigidity or the shear strain coefficient that is equals to F by A upon theta. थीटा जो है वो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान देना, ये जो मेरा फोर्स F लगाया तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑपोजिंग रेस्टोरिंग फोर्स भी मैग्नीट्यूड वाइज F ही होगा जब तक बॉडी इलास्टिक रहेगा, राइट? तो इट इज नॉट द अप्लाइड फोर्स, इट इज बेसिकली द रेस्टोरिंग फोर्स, बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली F by A लिख देता हूं। बट अगेन दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर में अप्लाइड फोर्स देखी जाती है, यहां पे हम रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में बातचीत करते हैं, राइट? क्योंकि चाहे बॉडी कुछ भी हो, F तो मैं कुछ भी लगा सकता हूं, तो बॉडी अगर प्लास्टिक होगा तो उसका हर कोएफिशिएंट 0 क्यों है? क्योंकि उसमें रेस्टोरिंग फोर्स कभी डेवलप नहीं होगा, उस पर रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमारा कभी भी डेवलप नहीं होगा, राइट? तो ईटा मेरे पास आ गया F by A अपॉन थीटा। थीटा में और क्या लिख सकता बाय द वे? अगर इन दोनों सरफेस के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो अगर मेरा डेल्टा L है और ये अगर मेरा L है, तो सिंपल सी बात है, मैं tan थीटा लिख सकता हूं डेल्टा L अपॉन L, दैट इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल। यहां पर जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होती है वो गीगा पास्कल वगैरह के ऑर्डर में होते हैं, तो एनी हाउ थीटा इज गोइंग टू बी रियली वेरी स्मॉल। सो थीटा अगर हमारा स्मॉल है तो tan थीटा को मैं प्रैक्टिकली थीटा लिख सकता हूं, और tan थीटा को अगर मैं थीटा लिख सकता हूं, सो ईटा आ जाएगा F by A अपॉन डेल्टा L by L, राइट? F by A अपॉन डेल्टा L by L। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहां पर ध्यान दे सकते हैं, जो हमारा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है और जो हमारा शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला वाइज दोनों सेम है, बट कंसेप्चुअली दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। पहले इस बात को हम ढंग से समझ लें, राइट? इसमें और एक बात ध्यान देना है, शियर फोर्स बेसिकली changes. Shear force basically changes the shape of the body without changing its size. Without changing its size. बिना उसका साइज बदले अगर हम कोई शियर फोर्स लगाएं तो बॉडी का शेप बदलता है। ऑब्वियसली यहां पे पहले क्यूबॉइड था और जो नया शेप बनेगा इज गोइंग टू बी अ पैरेललोपाइड। तो शियर फोर्स बॉडी का साइज जनरली नहीं बदलता है, केवल और केवल उसका शेप में इंक्रीमेंट करता है। ओके, अच्छा दोस्तों, तो अब ध्यान दो, मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं। पहले एक बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास एक रॉड है, ठीक है? ये रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए। अब मैंने रॉड का दोनों एंड पे फोर्स लगाया F। अब मैंने क्या किया, मैंने अब यहां से एंगल थीटा पे एक एरिया काटा, यानी ये जो हमारा एरिया का प्लेन है, ये वाला एरिया का प्लेन एट एन एंगल ऑफ थीटा रहता है, ठीक है? ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एरिया मैंने कंसीडर किया। तो अब सवाल ये है, कैलकुलेट
shear stress and longitudinal stress on this area. अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेरा चैलेंज ये रहेगा, जो मैं कुछ ना कुछ करके ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया का मैग्नीट्यूड निकालूं। सबसे पहले तो मुझे ये वाला एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैं मैग्नीट्यूड निकाले ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस तो किसी भी हालत पर नहीं निकाल पाऊंगा। अच्छा, ध्यान दो, ये वाला जो एरिया है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है, दैट प्रोजेक्शन इज बेसिकली ए। सो अगर मैं यहां पर ये वाला इसका प्रोजेक्शन लेता हूं वर्टिकल, तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू ए, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो मेरा एरिया है, ठीक है, यहां पे एरिया वेक्टोरियली काम करेगा, ये जो मेरा एरिया है उस एरिया का जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है वो अगर मेरा ए है तो इसका एरिया में मान लेता हूं ए डैश, तो ए डैश विल बी ए डैश कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू ए, तो ए डैश जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू ए बाई कॉस थीटा। ये आएगा मेरे पास ए डैश। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है यहां पर हर पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो फोर्स के कारण ही स्ट्रेस होगा। तो कहीं पर भी जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स को मैं एफ इस तरीके से मान सकता हूं, राइट। और ये वाला फोर्स का अब मेरा दो कंपोनेंट आएगा, अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो मेरा एरिया आएगा वो क्या आएगा, अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल मैं देख सकता हूं 90 माइनस थीटा है, सो दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। तो सिंपल सी बात है, फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस कितना आ जाएगा मेरे पास, सिंपली आएगा एफ कॉस थीटा, एंड फोर्स अलोंग द सरफेस एफ साइन थीटा। जो हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफ कॉस थीटा, और जो हमारा सरफेस के अलोंग द फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एफ साइन थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो वाला फोर्स हमारा क्या डेवलप करेगा, दैट विल डेवलप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और जो अलोंग द सरफेस फोर्स है दैट विल डेफिनेटली डेवलप द shear stress। सो सिंपल सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में फोर्स है मेरा एफ कॉस थीटा, एरिया जो है वो है मेरा ए बाई कॉस थीटा। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मेरे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, एफ कॉस थीटा को ए बाई कॉस थीटा से डिवाइड करूं, सो दैट विल कम आउट टू बी एफ बाई ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। स्पेशल केस थीटा मेरा 0 डिग्री है, तो मेरा डायरेक्टली वर्टिकल एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा एफ बाई ए, जो कि आना भी चाहिए था। ऐसे परपेंडिकुलर कोई सरफेस में कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, केवल और केवल हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। एंड सिमिलरली जो हमारा शियर स्ट्रेस हो जाएगा
वो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना आएगा? जो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? शेयर स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली इक्वल्स टू F sin theta is the force, A by cos theta is the area, so that will be equals to F by A sin theta into cos theta. अरे इसमें और एक चीज ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना है, उसमें ये है, ये जो shear स्ट्रेस है इसको मैं लिख सकता हूं F by 2A into sin 2 theta. तो इसमें सिंपल सी बात है, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 1. और 1 कब होगा? 1 कब होगा? जब sin 2 theta 1 है, मतलब 2 theta मेरा 90 डिग्री है, यानी थीटा मेरा 45 डिग्री है. तो सिंपल सी 135 भी चलेगा, यानी उल्टे तरफ खींचूंगा तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम shear stress is equals to F by 2A, एंड उसके लिए सिंपल सी बात है, sin 2 theta must be equals to 1, यानी 2 theta equals to 90 degree, यानी theta must be equals to 45 degrees. I hope this part is perfectly understood. तो मेरे पास थीटा जो है वो मेरे पास 45 डिग्री आ जाएगा, तब मेरा मैक्सिमम shear स्ट्रेस डेवलप होने वाला है. ओके, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक डायरेक्टली फॉर्मूला है जो हम ध्यान देंगे. फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल. फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल. ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है. मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है. ठीक है, ये जो थिकनेस दे रखा है वो दे रखा है टी. मुझे एक होल काटना है. जिसका रेडियस है r. मुझे एक होल को पूरा पंच करके निकालना है जिसका रेडियस है r, और इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है ईटा. तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड. अच्छा, ध्यान दो, जब हम होल में से उसको पंच करके निकालेंगे तो जो हमारा बाकी बचा हुआ पार्ट है उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा होल का जो सिलेंडर बनेगा वो सिलेंडर उस सरफेस के रेस्पेक्ट में स्लाइड करेगा, और सरफेस के रेस्पेक्ट में वो स्लाइड कितना करके निकलेगा? अल्टीमेटली टी. ऑब्वियसली बात है, यहां वाला जो चीज है उसको मुझे स्लाइड करके पूरा दूसरे एंड से निकालूंगा तभी तो मेरा होल निकलेगा. तो सिंपल सी बात है, जो रिलेटिव स्लाइडिंग है, जो बचा हुआ हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसका सरफेस जो बचेगा, और जो स्लाइड करके निकलता जा रहा है यानी होल के अंदर का मटेरियल, उन दोनों के सरफेस में जो रिलेटिव स्लाइडिंग होगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू टी, एंड थिकनेस भी यहां पर मेरा टी है. तो एक चीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा स्ट्रेन होगा दैट स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारा रिलेटिव स्लिपिंग और जो मेरा थिकनेस है वो दोनों मेरा इक्वल है. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ध्यान दूं, फोर्स अपॉन एरिया विल बी नथिंग बट ईटा, क्योंकि स्ट्रेन तो डेफिनेटली मेरे पास 1 आएगा. तो फोर्स जो आएगा
that will be equals to eta into A. Now what will be the A? एरिया क्या होगा? सिंपल सी बात है, ध्यान देना यहां पर। एरिया विल बी 2 पाई आर इंटू टी। जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कितना होगा? सिलेंडर है तो उसे कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर इज द पेरीमीटर, टी इज द हाइट, तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया कितना आएगा? कॉन्टैक्ट एरिया 2 पाई आर इंटू टी। तो हमारे पास एक डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा जो हमारा ना केवल सर्कुलर होल, हर होल के लिए ट्रू है। फोर्स जो आता है दैट इज इक्वल्स टू ईटा इंटू पेरीमीटर ऑफ होल इंटू द थिकनेस of the sheet. Right? Force equals to eta into perimeter of the hole into the thickness of the sheet. I hope this part is perfectly understood. अब एक आसान सा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पहले ये वाले पार्ट हमें ढंग से समझ लेना है और ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमें डायरेक्टली याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पंचिंग अ होल का कॉन्सेप्ट। ऐसे शेयर को लेके हमारी ज्यादा औकात होती नहीं है, तो एक आध जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमें याद रखना ही चाहिए। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नाउ लेट्स सी, हमारे पास दो ब्लॉक रखा हुआ है, दो क्यूबॉइड है, आइडेंटिकली देखने में है। अब क्या है, ये ऊपर वाला जो है वो है A और नीचे वाला ब्लॉक को बोल दो B। इसका जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो ईटा है, इस पे जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो है मेरा 2 ईटा। राइट? अब उसके बाद क्या है, मैंने यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया F। मैंने यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया F। राइट? जब फाइनली इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों में कितना एंगल से बेंडिंग होगी वो मुझे निकालना है। जो अंदर का एरिया तुम्हें दिख नहीं रहा है वो एरिया को बोल दो A। दोनों एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। सवाल यहां पर यह है, जो अल्टीमेटली जो दोनों एंगल से बेंड होंगे वो कितने एंगल से बेंड होंगे, एज्यूमिंग दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो फाइनल सिनेरियो क्या बनेगा, ये वाला कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा, ए वाला ब्लॉक, और बी वाला ब्लॉक कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। ये एंगल जो है वो एंगल है मान लो फाई, और ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा हूं मान लो वो एंगल है थीटा। अच्छा, ऑब्वियसली बात है दोनों ब्लॉक का इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। अगर दोनों ब्लॉक का इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए तो सिंपल सी बात है, इधर से अगर फोर्स F लग रहा है तो यहां से भी फोर्स F ही लगेगा, और यहां पर भी अगर नीचे वाले बॉडी के बारे में सोचूं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से यहां पर F लगेगा तो इस पे भी F लगेगा। यानी सिंपल सी बात है, स्ट्रेस ऑन बोथ बॉडीज आर सेम। दोनों बॉडी पे जो स्ट्रेस होगा वो मेरा डेफिनेटली सेम होगा। एंड नाउ ऊपर वाले बॉडी के लिए जो हमारा शेयर फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो है F, एरिया है A। सो ऊपर वाले बॉडी के लिए लिख सकता हूं ईटा इज इक्वल्स टू F बाई A अपॉन थीटा। सो सिंपल सी बात है,
जितने एंगल से ये वाला सरफेस बेंड लेगा दैट विल बी एफ बाई ए ईटा, राइट। और नीचे वाले सरफेस के लिए मैं बोल सकता हूं, नीचे वाले सरफेस के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, सिंपल सी बात है, 2 ईटा सो 5 अच्छा, यहां पर कोई पूछ सकता है, ध्यान देना बाय द वे, ये वर्टिकल नहीं है, ये अगर ये जो है वो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो ये ऐसे रहता, अगर ये बिल्कुल नहीं मुड़ता तो, राइट। वर्टिकल के साथ कोई एंगल पूछे, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ बी, ठीक है। बी ऐसे जा रहा है तो उसके साथ और थीटा मुड़ेगा। ध्यान देना, मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां पर और ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूं। ये है नीचे का सरफेस बी, ओके। ये यहां पे तो जमीन के साथ कनेक्टेड है, तो ये एंगल तो मैं डायरेक्टली 5 बोल सकता हूं। अच्छा, अगर ऊपर वाले पे शेयर फोर्स अप्लाई नहीं होता तो इन दैट केस ये तो ऐसे रहता, राइट। वो तो ऐसे रहता, लेकिन शेयर फोर्स अप्लाई होने पे ये और ज्यादा मुड़ेगा टुवर्ड्स द राइट, लाइक दिस। हमने जो निकाले हैं दोस्तों, ध्यान देना, ये एंगल निकाले हैं थीटा। तो अगर वर्टिकल के साथ एंगल पूछेगा तो गलती मत करना, वर्टिकल के साथ जो एंगल निकलेगा, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई है, तो वर्टिकल के साथ ए एंगल बनाएगा थीटा प्लस फाई, ओके। तो मेरे पास थीटा आ गया है, मेरे पास फाई आ गया है, सिंपली उन दोनों को ऐड करूंगा तो वो वाला एंगल, यानी इसका जो नेट स्ट्रेन मैं अगर निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी थीटा प्लस फाई एफ बाई ए ईटा प्लस एफ बाई 2a ईटा, दैट इज इक्वल्स टू 3f बाई 2a ईटा। वर्टिकल के साथ ये इतना एंगल बनाने वाला है, ये चीज पे हमें डेफिनेटली ध्यान रखनी पड़ेगी। तो शियर स्ट्रेस के लिए इतना जो प्रोफाइलिंग है वो काफी है, इससे ज्यादा शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड द बल्क मॉड्यूलस। नाउ व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? इसको हम लोग लिखते हैं, तो बल्क मॉड्यूलस कब डिफाइन होता है? बल्क मॉड्यूलस डिफाइन होता है ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में अगर हम चेंज करने का ट्राई करते हैं तो इन दैट केस हमें बल्क मॉड्यूलस जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। लेट्स सी क्या बोलता है बल्क मॉड्यूलस। ध्यान देना, मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर जो है वो राइट नाउ है मेरा P, और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू V, राइट। प्रेशर मेरा राइट नाउ है P, मेरा वॉल्यूम जो राइट नाउ है वो है V। सो क्या है मेरे पास? प्रेशर चेंजेस बाय डेल्टा P। अब अचानक से जो प्रेशर पे चेंज आया वो कितना आ गया?
मान लो आया बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा पी, तो वॉल्यूम चेंजेस बाय डेल्टा वी, राइट। समझ में आया? अच्छा, ऑब्वियसली बात है, यहां पर भी ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट बात, डेल्टा पी और डेल्टा वी का साइन उल्टा होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा यानी डेल्टा पी मेरा ग्रेटर देन 0 है, सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा। सो डेल्टा वी विल बी लेस देन 0। एंड सिमिलरली अगर मैं प्रेशर कम करूंगा यानी डेल्टा पी मेरा नेगेटिव हुआ, तो डेल्टा वी मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा पी ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा वी इज लेस देन 0, एंड डेल्टा पी लेस देन 0 तो डेल्टा वी ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस सी बात है, एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा जो है वो तो हमारा कम होगा ही होगा, राइट। अच्छा, नाउ अब क्या है मेरे पास, हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, एंड दूसरा हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी। इज अ रिलेटिव चेंज, सो टोटल वॉल्यूम अगर वी है और चेंज हुआ है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा वी, तो वॉल्यूम स्ट्रेन जो आएगा वो सिंपली आएगा डेल्टा वी बाई ई। सो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, सिंपल सी बात है, स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी डेल्टा पी विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बाई वी। तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं, यहां पर जो हमारा कांस्टेंट होते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज कॉल्ड द बल्क मॉड्यूलस। सो बी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी अपॉन वी, राइट। बी को हम बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। ओके, समझ में आया? माइनस साइन आगे क्यों है? तो सिंपल सी बात है, डेल्टा पी एंड डेल्टा वी विल हैव opposite signs. Delta P and delta V will have opposite signs. तो सिंपल सी बात है, delta P by delta V is a negative quantity. To make B positive, we pre-add a negative साइन। हम पहले से इसलिए एक नेगेटिव साइन को ऐड करके रखते हैं जिससे कि बी हमारा पॉजिटिव बन जाए। ओके, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क मॉड्यूलस। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, कॉम्प्रेसिबिलिटी K is defined as, क्या लिख सकता हूं? Compressibility K is defined as K equals to 1 by bulk modulus, right? And that will be equals to minus 1 by delta P into delta V by V, and that can be also written as minus 1 by dP into dV by V। ठीक है, तो
इसके रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट चीज हम करेंगे जो आगे बहुत काम आएगा. कैलकुलेट आइसोथर्मल compressibility. Calculate isothermal compressibility of an ideal gas at pressure. गैस का प्रेशर को अगर मैं P रखता हूं तो उस आइडियल गैस का आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी कितनी होने वाली है. नाउ लेट्स सी. आइसोथर्मल प्रोसेस है तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P इंटू लॉग ले लो, चलो ln P प्लस ln V इक्वल्स टू ln C. अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो मेरे पास क्या आएगा, ln P का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dP बाई P. ln V का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dV बाई V. दैट इज इक्वल्स टू 0. सो बल्क मॉड्यूलस B कितना आएगा, माइनस dP अपॉन dV बाई V. तो सिंपली अगर हम ध्यान दें, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू P. सो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू P. तो सिंपल सी बात है, isothermal compressibility will be equals to 1 by B, that is equals to isothermal गैस है, isothermal प्रोसेस है, तो उसके लिए हमारा होता है PV equals to constant. तो ऑब्वियसली PV equals to nRT, isothermal है यानी टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, तो PV equals to हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. लॉग लेके डिफरेंशिएट किया, बल्क मॉड्यूलस जो आया दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस. ध्यान देना, सॉलिड और लिक्विड का बल्क मॉड्यूलस बहुत हाई होता है, गैस का बल्क मॉड्यूलस उतना ज्यादा हाई नहीं होता है. देख सकते हैं 1 atm प्रेशर में जो बल्क मॉड्यूलस आएगा दैट विल ऑफ द मैग्नीट्यूड हाउ मच, इट विल बी अराउंड 10 to the power 5, राइट, ऐसा यूनिट में. So isothermal compressibility कितना होगा, 1 by B, that is 1 by P. So this is called isothermal compressibility. Okay. Now दूसरा चीज पूछता है, कैलकुलेट adiabatic reversible compressibility of an ideal gas at pressure P. अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होता है वो हम अभी नहीं जानते हैं, जानने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो, उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है. मैं प्रोसेस का इक्वेशन दे रहा हूं, क्या है, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस PV रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. गामा कोई एक कांस्टेंट है, गामा एक नंबर है, इतना मान लो. तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन में तुम लोगों को दे दिया, वो है PV रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये मान लो, आगे जाके ये ऑब्वियस बन जाएगा, बट फिलहाल हमने नहीं पढ़े हैं, आगे हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे कुछ ही दिनों में, तो वहां पे तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज हमारा ऑब्वियस बन जाएगा. लेकिन फिलहाल के लिए ये मान लिया जाए ये हमारा प्रोसेस का इक्वेशन है. तो अब मुझे यहां पर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल गैस निकालना है. ये दोनों एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आगे हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, वेव्स वगैरह पढ़ेंगे, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो इसे हमें ना केवल
सॉल्व करना है, साथ में याद भी डेफिनेटली रखना पड़ेगा। ओके, सो सॉल्व कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल। क्या सिखाया गया है, लॉग लो, डिफरेंशिएट करो। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। अगर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में कोई फॉर्मूला हो, लॉग लेकर डिफरेंशिएट करना इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। यहां पर नहीं, हर जगह पर बहुत ज्यादा काम आता है। तो क्या करना है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो ln P प्लस ln V टू द पावर गामा इक्वल्स टू ln कांस्टेंट। लॉग में पावर बाहर आता है, बाहर लो, ln P प्लस गामा ln V दैट इज इक्वल्स टू ln C। नाउ डिफरेंशिएट, क्या आएगा मेरे पास, dP बाई P प्लस गामा इंटू dV बाई V दैट इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी बात है, बल्क मॉड्यूलस B कितना आएगा, माइनस dP अपॉन dV बाई V। अगर हम कंप्यूट करें, वो सिंपली आ रहा है मेरा गामा P की इक्वल। नाउ कंप्रेसिबिलिटी के क्या होगा, वन बाई बी दैट इज इक्वल टू 1 बाई गामा P। ठीक है, यह है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी फॉर एन आइडियल गैस एट अ गिवन प्रेशर P। वो गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसका एक नाम है, क्यों ये नाम है वो भी बात में समझ में आएगा, वो नाम भी ऑब्वियस बन जाएगा, लेकिन इसका एक नाम है, वो हमें फिलहाल याद रखना है। इसको हम बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी, राइट। सो यह है बेसिक बल्क मॉड्यूलस का डेफिनेशन, राइट। एंड आइडियल गैस के लिए दो इंपॉर्टेंट केस हमने कर लिए हैं, जो ना केवल हमें सॉल्विंग देखना है, साथ ही साथ एज ए फॉर्मूला भी हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, अब हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, द वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे वेरिएशन इन डेंसिटी। ओके, नाउ डेंसिटी में वेरिएशन क्यों आएगा, पहले इस बात को हम थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हम मान लो एक समुंदर है, ठीक है, वहां पे एक सब्सटेंशियल हाइट मिलता है, तो वहां पर जो सरफेस में प्रेशर होगा और जो हमारा नीचे जाते हुए प्रेशर आएगा, डेफिनेटली उसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस आएगा, राइट। तो वाटर को हम इनकॉम्प्रेसिबल मान लेते हैं, तो डेंसिटी हमारा कांस्टेंट आती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उसको कांस्टेंट मानना डेफिनेटली गलत है, हम उसको कांस्टेंट लॉजिकली मान नहीं सकते हैं। तो वाटर अगर हमारा कॉम्प्रेसिबल है, यानी उसके अंदर एक बल्क मॉड्यूलस है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हमारा प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो प्रेशर अगर बढ़ता रहेगा तो डेफिनेटली डेंसिटी जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या है। अच्छा, डेंसिटी रो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो हमारा कांस्टेंट है, ln रो इक्वल्स टू ln m प्लस ln v। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, d रो बाई रो इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई v। m तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ln m जो है उसका डिफरेंशिएशन मेरे पास 0 हो जाएगा। ना बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस b इज इक्वल्स टू माइनस dp अपॉन d रो dv बाई v। तो सिंपल सी बात है, dv बाई v को मैं माइनस डी रो बाई रो अगर पुट करता हूं तो मेरे पास अब एक रिलेशन आ जाएगा, बल्क मॉड्यूलस b इक्वल्स टू dp अपॉन d रो बाई रो।
राइट नाउ ये वाला रिलेशन आ जाने के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है वो, ध्यान दो। हमारे पास फ्लूइड है, कोई एक लिक्विड है, यहां पर इसका सरफेस पे डेंसिटी है रो नॉट, ठीक है। तो सवाल यह है जो यहां से जब मैं h हाइट नीचे आ जाऊंगा, इस पॉइंट पे मेरा डेंसिटी कितना होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मान लेना है जी पे, ठीक है, मानना नहीं चाहिए था लेकिन मान लेता हूं। और दूसरा, अगर इसका बल्क मॉड्यूलस है b, ठीक है, तो हमें वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइट जो है वो हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, एक बार सोचते हैं, समझते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन है, हमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेट तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो क्या है मेरे पास, ध्यान देना, यहां से x हाइट पर अगर एक मैं बहुत छोटा सा स्ट्रिप काटता हूं, यहां से x हाइट पर अगर मैं एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप काटता हूं जिसका थिकनेस है dx, तो मान लो जो ये वाले जो हमारा स्ट्रिप है, इसके जस्ट ऊपर जो प्रेशर है, इसके जस्ट ऊपर जो प्रेशर है वो है मेरा P, राइट। और यहां पर जो डेंसिटी है वो है मेरा रो। सो जस्ट नीचे जो प्रेशर होगा वो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास आएगा P प्लस dP, क्योंकि जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे में ये जो पतला सा जो लेयर है, उस पतला सा लेयर का जो एडिशनल प्रेशर है वो भी हमारा डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट होने वाला है। सो अगर मैं इस चीज के बारे में समझूं तो मैं साफ साफ एक बात लिख सकता हूं, जो dP इज नथिंग बट रो जी इंटू dx, राइट। dP इज नथिंग बट रो जी इंटू dx। अब बल्क मॉड्यूलस दे रखा है B, तो B में क्या लिख सकता हूं, dP अपॉन d रो बाई रो, दैट इज रो जी dx अपॉन d रो बाई रो। ये मैं डेफिनेशन से अप्लाई किया यहां पर। तो अगर मैं ध्यान दूं, मेरे पास क्या आएगा, B इक्वल्स टू रो स्क्वायर जी dx बाई डी रो। सो इस चीज को अगर मैं यहां पर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो, डी रो बाई रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाई बी इंटू dx। दैट्स द रिलेशन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सिंपल सा रिलेशन हमारे पास आ गया है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इनिशियली x मेरा 0 था जब मैं सरफेस पे था, और तब मेरा डेंसिटी जो था वो था रो नॉट। और दूसरा, जब मैं h हाइट नीचे आ जाऊंगा, ये मेरा h है, तो यहां पर डेंसिटी होगा रो। नाउ डी रो बाई रो स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 बाई रो नॉट टू रो इक्वल्स टू GH बाई B। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई रो नॉट -1 बाई रो, दैट इज इक्वल्स टू GH बाई बल्क मॉड्यूलस। ओके, सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल कैलकुलेशन। अब मैं रो निकालना चाहूंगा, तो रो निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 बाई रो विल बी इक्वल्स टू, सिंपल मैनिपुलेशन है, 1 बाई रो नॉट माइनस GH बाई B। इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो B रो नॉट, B माइनस रो नॉट GH, ये आ जाएगा। तो रो जो आएगा मेरे पास सिंपली आ जाएगा
बी रो नॉट अपॉन बी 1 माइनस रो नॉट इंटू जी एच, जिसको प्यार से लिखने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं बी से 1 माइनस रो नॉट जी एच बाई बी टू द पावर -1। अच्छा, अगर हमारा हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, अगर मान लो मैं 1-2 किलोमीटर तक की भी बात करूं, ये जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो 10⁷ के ऑर्डर में होता है नॉर्मली। अगर मैं हाइट 1-2 किलोमीटर के बारे में भी बात करूं तो ये वाला क्वांटिटी मेरा काफी ज्यादा छोटा आने वाला है। अब 1-2 किलोमीटर मजाक नहीं है हाइट के रेस्पेक्ट में, तो सिंपल सी बात है, रो विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस रो नॉट जी एच बाई बी। ये हमारा अप्रोक्सीमेट रिलेशन है। अगर हम बाइनोमियल अप्लाई कर दिए इसमें, इन दैट केस ये एक अप्रोक्सीमेट लीनियर रिलेशन हम मान सकते हैं। विथ हाइट ये एग्जिस्ट करता है, तो जो करेस्पॉन्डिंग चेंज इन डेंसिटी कोई पूछे, चेंज इन डेंसिटी वो कितना आएगा, डेल्टा रो, that is equals to rho minus rho naught, and if I see this will be equals to rho naught square gh upon b. So this will be the change in density due to the variation in height. तो in general अगर करने के लिए बोले तो this relation is always correct. This is an approximate relation provided h is small. तो h अगर हमारा स्मॉल होगा, इन दैट केस हम ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन के केस को लेकर भी डील कर सकते हैं, राइट। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ सकता है। देख लेते हैं और एक रिलेशन, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है मेरे पास यहां पर एक बॉल है जिसका कोई एक जनरल इंस्टेंट पे रेडियस है r। ये पूरा का पूरा बॉल जो है वो हमारा एक फ्लूइड के अंदर डुबाया हुआ है, राइट। कोई एक फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड है, बॉल को कैसे भी करके पकड़ के रखा हुआ है, जो भी है पता नहीं। राइट नाउ उसका रेडियस जो है वो है r। नाउ इसका जो बल्क मॉड्यूलस है वो दे रखा है b। इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक फोर्स अप्लाई किया F, यहां पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है। तो कैलकुलेट चेंज इन रेडियस ऑफ द बॉल, राइट। कैलकुलेट द चेंज इन रेडियस ऑफ द बॉल, हमें यह चीज निकालने के लिए बोला गया है। तो किस तरीके से हम रेडियस को निकालेंगे, थोड़ा सा पैस्कल्स लॉ का हेल्प लेंगे। अच्छा, जैसे मैं यहां पे से फोर्स अप्लाई करूंगा तो एडिशनल प्रेशर यहां पर जो अप्लाई होगा, ये जो मेरा एडिशनल प्रेशर अप्लाई होगा, इसको अगर मैं डेल्टा P बोल देता हूं, डेल्टा P विल बी इक्वल्स टू F बाई A, दैट इज द एडिशनल प्रेशर। एंड अकॉर्डिंग टू द पैस्कल्स लॉ ये प्रेशर अनचेंज मैग्नीट्यूड में हर पॉइंट पे लगना चालू करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर जो ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर भी हर जगह पे इस तरीके से कॉम्प्रेसिव प्रेशर जो है वो हमारा लगने वाला है। बॉल को पूरी तरीके से हर डायरेक्शन से कंप्रेस करने का कोशिश करेगा, ये हमारा एडिशनल प्रेशर, राइट। अगर हम बॉल को इनकॉम्प्रेसिबल लेते
तो बॉल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता, लेकिन बॉल का हमें यहां पे बल्क मॉडुलस दे रखा है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम में कुछ तो चेंज होने वाला है। तो सिंपल सी बात पे क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो, बल्क मॉड्यूलस अगर बी है मेरे पास, दैट इज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, राइट। सो डेल्टा वी बाई वी विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी। सो कितना आ गया, एफ बाई ए अपॉन बी, ये रिलेशन मेरे पास आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम, कितना होगा वॉल्यूम, वी तो सिंपल सी बात है मेरे पास आ रखा है पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सो लॉग ले लो ln v, ln 4 पाई बाई 3 प्लस 3 ln r, डिफ्रेंशिएट dv बाई v, ये तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू डी आर बाई आर, मेरे पास ये आ जाएगा। सो नाउ ये वाला आ जाने के बाद मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि स्मॉल चेंज है, तो डेल्टा v बाई वी इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r। So delta r by r will simply come out to be 1/3 into delta v by v। डेल्टा v by v का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल रखा हूं, तो सिंपल सी बात है मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा r by r will be 1/3 delta v by v, that will be equals to minus fa upon 3b। So delta r will be equals to minus far by 3b, ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा आर। अच्छा, डेल्टा नेगेटिव आया है, मतलब क्या है, इसका रेडियस जो कि लॉजिकली डिक्रीज करना चाहिए था वो हमारा डिक्रीज कर भी रहा है। तो सिंपल सी बात है, आर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज इन रेडियस इज सिंपली इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ए आर बाई 3b। अंडरस्टूड, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत, ऑब्वियसली बात है, मैं उम्मीद रखता हूं कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारा काफी आसान सवाल है। चलो अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक स्फेरिकल हॉलोस्फेरिकल कंटेनर है, और ये हॉलोस्फेरिकल कंटेनर का जो मेरा इंटरनल रेडियस है, वो इंटरनल रेडियस है r, ठीक है। ये है मेरा शेल का थिकनेस, ये है जो है वो है मेरा शेल का थिकनेस, राइट। ये थिकनेस जो दे रखा है वो दे रखा है हमें t, राइट। t इज मच लेस देन r। राइट नाउ ये खचाखच पानी से भरा हुआ है, राइट नाउ ये खचाखच पानी से भर रखा है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू रो। पानी का जो डेंसिटी है वो हमारा क्या है, रो है। चलो रो डब्ल्यू ले लेते हैं। अच्छा, ये दे रखा है जो डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल्स टू रो आइस, जो कि हम जानते हैं वाटर से कम होती है, राइट। सडनली the ice
sorry, the water freezes. Suddenly water freeze कर रहा है, तो कंप्यूट the increase in stress acting between two hemispheres. ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर के बीच में जो स्ट्रेस लग रहा है, उन दोनों के बीच का जो हमारा डिफरेंस है वो हमें निकालना है, जो स्ट्रेस में इंक्रीज आ गया है अचानक से। ये ले लेना, बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइस इज इक्वल्स टू बी। जो हमारा आइस का बल्क मॉड्यूलस है दैट इज इक्वल्स टू बी। और अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहां पर वीडियो को एक बार पॉज करना, पॉज करके सोचो तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले फिजिकली मैं एक बार समझा दे रहा हूं। उससे पहले ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये बर्फ पानी फ्रीज करेगा, बर्फ में कन्वर्ट होगा, तो सिंपल सी बात है वो फटना चाहेगा, राइट? वो फटना चाहेगा, तो फटना चाहेगा इन द सेंस उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहेगा, बट डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज कर नहीं सकता है। ये जो है इसको हमने रिजिड माने हैं, ये ले ही लो। ये वाला जो कंटेनर है वो हमारा रिजिड है, राइट? तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में बढ़ने नहीं दिया हूं, तो एक प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा, और उस प्रेशर के इंक्रीमेंट को सोचते हुए ही मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ेगी। तो थिंक अबाउट इट अ क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ी देर के लिए सोचो, फिर हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है सोच लिए हो, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करता हूं, राइट? अच्छा, वाटर जब इनिशियली था तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? रो डब्ल्यू। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा मेरे पास? मास ऑफ वाटर मेरे पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डब्ल्यू। ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, ध्यान देना, मास में तो कोई बदलाव नहीं आ सकता है, तो जो हमने वाटर का मास लिए हैं वही मेरा आइस का भी मास है, बट आइस का डेंसिटी डिफरेंट है, रो आई है। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ द करस्पॉन्डिंग आइस जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 4/3 पाई आर क्यूब रो डब्ल्यू अपॉन रो आई। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ आइस होना चाहिए था, हाँ कि ना? बट जो आइस का वॉल्यूम होगा, कंटेनर हमारा रिजिड है, वो तो डेफिनेटली वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होने देगा। सो वॉल्यूम ऑफ आइस एक्चुअल जो है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, ये मान लेना सफिशिएंटली ठंडा कर दिया है, जो कि प्रेशर बढ़ जाने पे वो वापस पिघल के पानी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो मान लेना है, ये सफिशिएंटली ठंडा किया हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक -80 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो जो आइस का वॉल्यूम में बदलाव हुआ है दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब 1 माइनस रो डब्ल्यू बाई रो आइस। अच्छा, ऑब्वियसली देख सकते हो ये एक से बड़ा क्वांटिटी है, वो नेगेटिव है, लॉजिकली होना भी चाहिए मेरे पास। ये मेरे पास डेल्टा वी है। सो डेल्टा वी बाई वी मेरे पास कितना आएगा? ये जो घटा है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में से कम हुआ है? ये हमारे पास आइस का ट्रू वॉल्यूम है, सॉरी इतना वॉल्यूम होना चाहिए था, उससे कम होके ये वॉल्यूम बना है, तो ये मेरे पास डेल्टा वी है एंड दिस विल एक्ट एज वी।
अच्छा, यहां पे वॉल्यूम किसको लेना है? 4/3 पाई आर क्यूब को लेना है या फिर इसको लेना है? ध्यान देना, जो हमारा डिक्रीज हुआ है वो इतने वॉल्यूम में से हुआ है, ये वॉल्यूम को घटा के यहां पर लाया गया है, तो दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो तो ये वाला है, राइट? तो ध्यान देना इस बात पे। तो डेल्टा वी बाई वी क्या आएगा मेरे पास? 4/3 पाई आर क्यूब 1 माइनस रो डब्ल्यू बाई रो आई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब into rho w by rho I. That's the volume strain. So for this one is gone. तो सिंपली मेरे पास डेल्टा v by v क्या आ जाएगा? अगर मैं डिवाइड करूं रो I by रो w -1. That's delta v by v. Right? So बल्क मॉड्यूलस बी दे रखा है, दैट इज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो जो हमारा इंक्रीज इन प्रेशर होगा डेल्टा पी, दैट इज माइनस बी इंटू डेल्टा वी बाई वी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी इंटू 1 माइनस रो आइस बाई रो डब्ल्यू। दैट इज द चेंज इन प्रेशर ड्यू टू द फ्रीजिंग। अब ये वाला जो प्रेशर में इंक्रीमेंट है, ये कोशिश क्या करेगा? मैं आधा हेमिस्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये मेरा वो थिकनेस है जो देख पा रहा हूं मैंने आधा हेमिस्फीयर का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लिया, राइट? अब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर में क्या हो रहा है? ये प्रेशर रेडियली आउटवर्ड डेफिनेटली इसको फाड़ना चाहेगा, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड फाड़ने का कोशिश करेगा। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। अब रेडियली आउटवर्ड अगर फाड़ने का कोशिश करेगा तो इन दैट केस क्या होने वाला है, समझो इस बात को भी। तो ये हमारा डेल्टा पी है, तो जो राइटवर्ड करस्पॉन्डिंग नेट फोर्स आएगा, वर्टिकली तो डेफिनेटली कैंसिल आउट होगा, हम देख सकते हैं। इसको अगर मैं F1 बोलता हूं तो F1 मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू द प्रोजेक्शन एरिया, एंड प्रोजेक्शन एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। डेल्टा पी मेरे पास आ रखा है, तो जो राइटवर्ड एडिशनल फोर्स लगेगा दैट इज पाई बी आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस रो आइस बाई रो वाटर। और ये जो एडिशनल फोर्स मैंने अप्लाई किया हूं, मतलब कुल मिला के आइस में कन्वर्जन होने पे जो अप्लाई हो रहा है, इसको काउंटर करने के लिए हमें हमारे बीच में जो दो हेमिस्फीयर है उनके बीच पे भी फोर्स को डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा, हाँ कि ना? और इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच में जो फोर्स बढ़ेगा, मान लो दैट इज इक्वल्स टू F2। So F1 must be equals to F2, वरना इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो जो एडिशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आ रखा है, जो करस्पॉन्डिंग एरिया है जिस पर ये फोर्स लग रहा है वो सिंपली कितना होगा? ये रेडियस r है, ये थिकनेस t है, तो सिंपली जो एरिया आएगा A, that will be equals to 2 pi r into t. T is the very small thickness. तो जो स्ट्रेस में इंक्रीमेंट आएगा that will be F1 upon A. So ये कितना आ जाएगा? pi b r square 1 minus
रो आई बाई रो डब्ल्यू इंटू 2 पाई आर टी। तो सिंपली मेरे पास क्या आएगा, पाई पाई गॉन, आर आर गॉन, तो जो एडिशनल स्ट्रेस आएगा वो आएगा बी आर बाई 2t 1 माइनस रो आई बाई रो डब्ल्यू। इस क्वेश्चन को पूछने का बहुत सारे तरीका हो सकता है। ये पूछ सकता है अगर मैक्सिमम स्ट्रेस दे दिया, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम बल्क मॉड्यूलस जिससे कि ये ना टूटे। तो बस सिंपली इसको मैं सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा एम के साथ इक्वेट करूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो बी आएगा दैट विल गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो घुमा फिरा के इसी प्रोफाइल के होते हैं। इसके अलावा और कोई प्रोफाइल का क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे पास बल्क मॉड्यूलस में नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं फिलहाल एक वर्स्ट केस सिनेरियो करवा दे रहा हूं, ध्यान देना। ये वर्स्ट केस सिनेरियो उसके रिगार्डिंग है जो हमारे जो 3 कोएफिशिएंट हमने मेन पढ़े हैं, क्या, यंग्स मॉड्यूलस, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, और बाकी जो हमारा बल्क मॉड्यूलस, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ पॉइजॉस रेशियो। तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है ऐसे एग्जाम में आना नहीं चाहिए, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आ सकता है, मतलब कभी गलती से पूछ लिया, स्पेशली जेई मेंस में थोड़ा पूछने का संभावना बन जाता है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन बिल्कुल ही रैंडम पूछ डालता है जेई मेंस। एडवांस में इस टाइप का डेटाबेस क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो अब जो हम चीज देखेंगे वो है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस y, बल्क मॉड्यूलस b, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी सिग्मा एंड ईटा एंड पॉइजॉस रेशियो सिग्मा, इनके बीच का रिलेशन है। अच्छा, इसका कोई मैं डेरिवेशन नहीं देने वाला हूं, डेरिवेशन इज कंप्लीटली बियॉन्ड आवर स्कोप। जब हम मटेरियल साइंस वगैरह अगर पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में जाके, वहां पे जाके वो चीज काम का आता है, उसका प्रूफ आती है। राइट नाउ हमें मान लेना पड़ेगा 2 रिलेशन है। पहला है जो बल्क मॉड्यूलस बी होता है दैट इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये पहला रिलेशन है। बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, जहां पे सिग्मा हमारा पॉइजॉस रेशियो है। और दूसरा जो है, अगर हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी शेयर मॉड्यूलस के बारे में बात करेंगे, शेयर मॉड्यूलस ईटा इक्वल्स टू y divided by 2 into 1 plus sigma. Now that is the relation between bulk modulus and Young's modulus and modulus of rigidity and Young's modulus within the terms of Poisson's ratio. I hope this point is understood. Understood मतलब क्या, basically remembered, इसको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेशन इज कंप्लीटली बियॉन्ड आवर स्कोप। अब इन तीनों में रिलेशन अगर मुझे बनाना पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगा? सिंपली मैं यहां से पॉइजॉन्स रेशियो को एलिमिनेट करूंगा। तो ध्यान देना, 1 माइनस 2 सिग्मा आ गया y डिवाइडेड बाय 3b, और 2 प्लस 2 सिग्मा मेरे पास आ गया y अपॉन ईटा, राइट। सो बेस्ट है इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3 इक्वल्स टू y बाई 3b y बाई 3 ईटा, ये मेरे पास आ जाएगा। तो y को डिवाइड कर दो,
इनफैक्ट 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो एक बार। 9 इक्वल्स टू y बाई कैपिटल B प्लस 3y by eta. So what we get is 3 by eta plus 1 by b is equals to 9 by Young's modulus. ये है तीनों जो हमने क्वांटिटीज पढ़े हैं उनके बीच का रिलेशन। एनी हाउ दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। आना नहीं चाहिए, एडवांस में नहीं आएगा, डोंट वरी। मेंस में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। वो रैंडम क्वेश्चन डेफिनेटली 1-2 डाल देते हैं, ठीक है। ज्यादा याद करना नहीं है, इतना रिलेशन हमें याद हो सकता है, इट्स काफी सिंपल, राइट।